तो अब मेरा तो स्पेशलाइजेशन कार आयोजना पे, तो मैं कार आयोजना मानचित्र इसी के संबंध में पढ़ाना चाहूँगा। तो सबसे पहले कार आयोजना पे अपन बात कर लेते हैं। कोई को पता है कार आयोजना मतलब थोड़ी डेफिनेशन किसी को पता है क्यों कार आयोजना क्या है, क्यों बनाई जाती है? हाँ, देखो ऐसे अपन इसको उदाहरण से समझे कि उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर किसी को, आप लोगों से कहा 1,000 बीघा जमीन मैं आपको दे रहा हूँ जो अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगह बटी हुई है, और अगले 5 साल में आप मुझे उससे किस तरह से बेहतर रिजल्ट देंगे उस जमीन का उपयोग करके, सुरक्षा जो भी है प्लानिंग करके, वो आप मुझे प्लान बताओ। चलो मैं आपको जिसका सबसे अच्छा प्लान होगा उसको कुछ पार्टनरशिप ऑफर कर दूंगा। तो आप 5 साल के लिए उसकी मैंने उसका प्लानिंग करके दूंगी पूरी, है ना। तो आप क्या करोगे प्लानिंग में? सबसे पहले तो आप ये करोगे कि पुराने आंकड़े इकट्ठे करोगे कि अब तक इसमें पिछले सालों में क्या क्या हुआ, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, वो सब देखेंगे। दूसरा कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है ना, और लेबर कहाँ आसानी से उपलब्ध है, मतलब कम खर्चे में कम बजट में ज़्यादा मतलब फायदा हो, तो उसके लिए आप प्लानिंग करोगे। तो कार आयोजना भी इसी तरह से, अभी ये तो 1,000 बीघा की बात की अपन ने। अब शिवपुरी का एरिया लगभग 3,14,926, 3,15,000 लगभग हेक्टेयर एरिया है। इतने बड़े एरिया के लिए, और चूंकि खेती की बात अलग है, वनों का एक कंजर्वेशन संरक्षण एक अलग तरह का काम है, जिसमें सब चीजें सुरक्षा भी है, प्रोडक्शन भी है ना। अब निस्तार वगैरह पूर्ति वो सब भी करनी होती है। तो इसकी डेफिनेशन तो ये है कि कार आयोजना सबसे पहले किसी वन मंडल के लिए 10 वर्ष की योजना बनाई जाती है। ये मतलब बृहत और विस्तृत योजना है। इसके बाद इस योजना के अंतर्गत ही मतलब आगे जैसे डीएफओ या रेंज ऑफिसर जो भी पदस्थ रहते हैं, उस कार आयोजना के अनुसार ही अपने एक्शन प्लान, माइक्रो प्लान आगे बनाते हैं। क्योंकि ये विस्तृत योजना है, इसमें इतना बारीकी से डिटेल नहीं रहता, लेकिन हाँ इसमें उस क्षेत्र के बारे में पूरा बताया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति से वनों के प्रबंधन के लिए बनाई गई योजना को कार आयोजना कहते हैं, ठीक है, साइंटिफिक मेथड से। कार आयोजना अब 10 साल के लिए बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है कि जैसे हम इसमें कुछ सर्वे करते हैं। आपका सबसे पहले वन संसाधन सर्वेक्षण, रिसोर्स सर्वे है, ठीक है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि जंगल में हमारा जैसे कितनी मात्रा में, कितने प्रति हेक्टेयर औसत वृक्ष संख्या कितनी है, ठीक है, आयतन कितना है, पुनरुत्पादन कितना है। पिछले जो 10 साल वर्किंग प्लान जो रहा था, उसमें जो कार्यवृत्त निर्धारित किए गए थे, जो भी उपचार उसमें दिए गए थे, उसके रिजल्ट क्या रहे, उसके परिणाम क्या रहे। वो परिणाम जब निकलेंगे जब आप वर्तमान में उसका एक सर्वे करेंगे और आंकड़े लाके उसका विश्लेषण करेंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तब पता चलेगा कि कितनी प्रोग्रेस हुई, कितनी मतलब कितना कम और कितना ज्यादा हुआ, जो भी मतलब उसके बारे में। फिर उसके हिसाब से जब हमारा सर्वे हुआ, इसमें एक स्टॉक आपका वन संसाधन सर्वेक्षण हो गया, एक करते हैं हम सन्निधि मानचित्रण, मतलब स्टॉक मैपिंग, तो सबसे महत्वपूर्ण है। स्टॉक मैपिंग में हम अपनी जैसे किसी कंपार्टमेंट के बारे में, उस कंपार्टमेंट में डेंसिटी कितनी है, आयु कितनी है ना, सघन है, विरल है, रिक्त है, ये सारी चीजें निकालते हैं। स्थल गुणवत्ता कैसी है, और इन सब के आधार पर आखिरी में कार्यवृत्तों का निर्धारण करते हैं कि आगे 10 साल में कौन सा कंपार्टमेंट किस कार्यवृत्त में जाएगा और उसको कौन से उपचार हम देंगे। तो ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने मन से कर दिया। इसके लिए मतलब वर्किंग प्लान कोड सबसे पहले 2003 में बनाया गया, फिर 2014 में रिवाइज हुआ, वर्तमान में 2023 वर्किंग प्लान कोड लागू है। उसमें ऑलरेडी सारे प्रिस्क्रिप्शन मतलब सारे दिए रहते हैं कि आप मतलब किस तरह से कार्यवृत्तों का निर्धारण करेंगे, किस तरह की जमीन को आपको किस कार्यवृत्त में डालना है, कौन सा कंपार्टमेंट ILO-WC में जाएगा, कौन सा RDF में जाएगा, कौन सा प्लांटेशन, फ्यूल एंड फॉडर, जलाऊ चारागाह या जल संरक्षण, अतिक्रमण व्यवस्थापन, कई सारे कार्यवृत्त पहले से उसमें सभी दिए हुए हैं। उनमें किस तरह के एरिया को आपको डालना है, उपचार करेंगे, सब उसमें दिया हुआ है। तो एक इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या डेफिनेशन दिया। वन कार आयोजना, जिसे वर्किंग प्लान भी कहते हैं, एक पवित्र तकनीकी और कानूनी दस्तावेज है जो किसी वन प्रभाग के वैज्ञानिक और स्थायी प्रबंधन के लिए तैयार किया जाता है। यह वन विभाग के लिए एक विस्तृत कार्य योजना होती है जो आमतौर पर 10 साल की अवधि के लिए लागू होती है। मतलब ये कि थोड़े से आप लोग जिस जगह फील्ड में हम पोस्टिंग रहते हैं, तो
आपको मतलब थोड़ा सा कारायना उस क्षेत्र की पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहां पे उसका इतिहास इस जैसे बनखंड इतिहास होता है अपना। बनखंड इतिहास में हर बनखंड के बारे में पूरा उसकी हिस्ट्री रहती है। तो अपन कभी चार्ज लेते हैं तो अपन जैसे बीट मैप का ही बताऊंगा। जैसे बीट मैप आजकल जैसे अपनी टेक्नोलॉजी है, तो आप सैटेलाइट इमेजरी से, टाइम लाइन से, उस सबसे एक बार जाने से पहले आप बहुत अच्छे से बारीकी से सब पहले ही देख सकते हो। तो इसके लिए जो नीति जो मैंने बताई थी, राष्ट्रीय कार्य संहिता, राष्ट्रीय कार्य संहिता 2023 जो वर्तमान में लागू है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य संहिता 2023 जारी की है। यह संहिता जो 2004 और 2014 की पिछली संहिताओं की जगह लाई गई है। वन प्रबंधन में एक रूपता लाती है और टिकाऊ वन प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को शामिल करती है। मतलब क्या था, पहले 2003 के पहले हर राज्य अपने अपनी कार्य अपने हिसाब से बनाता था। तो उसका क्या था, जब राष्ट्रीय स्तर पर जब आंकड़ों का विश्लेषण करते तो दिक्कत आती थी, एक जैसी सिमिलरिटी नहीं होने से। तो जब पूरे देश में मतलब सभी राज्यों के लिए एक कार्य संहिता बना दी, जिससे कि सारे राज्य एक जैसा वर्किंग प्लान बनाए, और उससे जो आंकड़े मिलेंगे उनसे हम पूरे मतलब देश का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण करके और वहां उसका कुछ उपयोग कर सके, राष्ट्रीय लेवल पर नीति बना सके। कार्यान्वयन आप मतलब उसमें बीट मैप पे भी आपके जो अभी पहले बीट मैप पे इतनी डिटेल नहीं देते थे, अब हम लोगों ने उसमें कार्यान्वयन में आपका मतलब हर कंपार्टमेंट का स्टॉक बाय एरिया, आपके वर्किंग सर्किल बाय एरिया, कूपों का अलग अलग एरिया, सब कुछ डिटेल उसमें दिया गया है। कार्यान्वयन में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हम करते हैं वो वन मानचित्र। हमारे यहाँ हर समय तो नक्शे बनते नहीं है कि मतलब हर साल उनमें सुधार हो रहा हो, बन रहे हो। हमारे 10 साल में एक बार नक्शे रिवाइज होते हैं, कार्यान्वयन नहीं उसको करती है रिवाइज। तो उसमें सीमा को सुधारना, या नई सिरे से कोई नई रेंज बन रही है, या कंपार्टमेंट की सीमा बदलना, बीट सीमा, मतलब सारे अधिकार WPO के रहते हैं। कोई एरिया बढ़ाना है, घटाना है, फिर उसका फिर से एक नए सिरे से स्टॉक मैपिंग। तो हो सकता है जो जंगल पिछले 10 साल पहले काफी घना रहा हो, अब वो ब्लैंक की श्रेणी में आ गया हो। तो इस तरह के कई चेंजेस होते हैं, तो वो वन मानचित्र पर करे जाते हैं। मूल नक्शे से, नोटिफिकेशन से और राजस्व की सीमाओं से और सैटेलाइट इमेजरी को सबको मिलाकर वो नक्शे सारे सुधारे गए थे। तो सबसे पहले तो सभी को पता है कि अपन मानचित्र किसको बोलते हैं। जैसे कि अपन को शब्द से ही पता है कि मान और चित्र, जिसको मापा जा सके, मान यानी मापक, मान नापना, और चित्र मतलब जिस चित्र पे हम दूरी नाप सकें या कोई किसी जगह पे लोकेट कर सके, पहुंच सके, वो आप मानचित्र कहलाता है। तो आपने नक्शे देखे हैं, क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग करके आया था भोपाल में, तो अब इतना ज्यादा एडवांस मतलब नक्शे हमारे आ रहे हैं, ड्रोन सर्वे करके बिल्कुल आपको एक एक पेड़ को आप पहचान सको इस लेवल की मतलब इमेजरी से नक्शे क्रिएट कर रहे हैं मुख्यालय पे, IIT में 3D मैप बन रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे रतलाम के 3D मैप उनने डाले। जैसे आपको किसी जगह प्लानिंग करनी है, हमको वृक्षारोपण करना है 50 हेक्टेयर का, साइट सिलेक्शन करना है, तो फील्ड में जाने से पहले हम नक्शे को इतने अच्छे से शायद मौके पर भी नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से, उतने अच्छे से आप उस नक्शे को देख पाओगे 3D में। कहाँ स्लोप है, पहाड़ी है, नीचे ढलान है, कहाँ मतलब हमको पर्कुलेशन टैंक बनाना है, कंटूर बर्ड्स, या मतलब कहाँ जल संरचना है, कहाँ, वो सब प्लानिंग आपकी अब 3D मैप को उस नक्शे पे ज्यादातर तो बैठ के ही हो जाएगी। फिर आप उसको एक क्रॉस वेरिफिकेशन फील्ड में जाके कर सकते हैं। तो अब चूंकि अब वर्किंग प्लान में और अब तो लगभग ड्रोन से सर्वे करने के लिए भी अब बहुत तैयारी पूरी हो गई है। हाँ, अपने वन मानचित्र में क्या क्या चीजें रहती हैं, हाँ वो बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, ठीक, वो सब आएगा आगे। सबसे पहले जो वन विभाग में अगर नक्शा बनाने की शुरुआत की होगी, तो सबसे पहले अगर आप ये सोचो कि आज 1923 में हमारे सुग्रीव वन मंडल की स्थापना हुई, और रिव्यू रीडिमार्केशन का काम शुरू हुआ, 1937 तक चला। 37 में आरक्षित वन की ब्लैंकेट नोटिफिकेशन सिंधिया दरबार से मतलब लागू हुआ। उस उसमें यह था कि उसके आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया जो झाड़ी नुमा वन है, मतलब उसको भी PF प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उसमें रखा जाएगा, इस तरह का नोटिफिकेशन था।
तो सबसे पहले आप ये सोचो कि सबसे पहले जब नक्शा बनाया जाता है तो शुरुआत कहाँ से होती है। तो मूल रूप से हमारे पास क्या, हमारे पास कोई भी जमीन होगी तो कहीं ना कहीं से तो मिली होगी। तो सबसे पहले जो हमको वन विभाग को जमीन मिली, कुछ तो ऐसी जमीन थी जो सदियों से कहा जाए जो वन ही है, जिसका स्वरूप, जिसको किसी ने छेड़ा नहीं है, वो मूल रूप से वन के रूप में ही थी, तो वो आरक्षित वन बन गए। ठीक है। और इसके अलावा कोई और जमीन जो हमको खेती से या किसी के मतलब हमारे बीच में आ रही थी, या किसी क्षेत्र मतलब कनेक्टिविटी में बन रही थी, तो उसको फिर संरक्षित वन बनाया। दोनों के नियम सबको पता ही, अधिनियम दोनों में नियम अलग अलग लागू होते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा में दोनों में अलग अलग उसका वो होता है नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले जब आरक्षित वन, उसके लिए सर्वे किया गया, सर्वे करके जो मानचित्र बनाए गए, तो उस समय तो हाथ से नक्शे बनते थे। जैसे ये एक मानचित्र है और लगभग शायद 1969 उपसिल ब्लॉक है पौड़ी का, ये 1969 में नोटिफाइड हुआ। इसमें सर्कुलर नदी है ऊपर, और नीचे कुछ गांवों की कृत्रिम सीमा लाइन है अपनी, मनारे वगैरह वो सब। तो उस समय क्या था, उसमें इस नक्शे में कोऑर्डिनेट्स नहीं होते। इसको जो मूल पहले जो नक्शा बनाया गया था उसमें से प्राकृतिक सीमा एक बहुत बड़ा आधार थी। जैसे कि इसकी उत्तरी सीमा सर्कुलर नदी बना रही है, ठीक है, और उसके बाद फिर रेवेन्यू के गांव के बाउंड्री लगी हुई है। इसका एक एरिया उन्होंने कैलकुलेट किया, अधिसूचित एरिया बताया, चारों सीमाएं बताई, और नोटिफिकेशन हो गया। अब आज जो नोटिफिकेशन होता है वन खंड का, नए सिरे से हम जो करते हैं उसमें बिल्कुल एक एक चीज आती है, कोऑर्डिनेट्स का नक्शा, किस किस कोऑर्डिनेट्स पे वो है, और हर पिलर की कोऑर्डिनेट, मतलब बहुत एक्यूरेट आता है। तो उस समय ऐसा आता था। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि वो मतलब उतना एक्यूरेट था जितना आज के समय है, क्योंकि हम जब नोटिफाइड नक्शे को जब हम कैसे शुरुआत करते हैं वर्किंग प्लान में, मैं आपको करके भी बताऊंगा इस पर। जीआईएस में हम सबसे पहले इस नक्शे को स्कैन करके, और जैसे हमारे पास सैटेलाइट इमेज है, जैसे गूगल इमेज है, गूगल इमेज में जैसे सर्कुलर नदी दिख रही है आपको इस तरह से, ऐसे शेप में, इस नक्शे को हम उसके ऊपर बैठालते हैं, जियो रेफरेंस करना कहते हैं उसको। इसी शेप पर नदी को हम उस पर इस नक्शे को बैठालते हैं। एक सीमा आपकी फिक्स हो गई, बाकी सीमा हमने जैसे रेवेन्यू का खसरे ले लिए, विलेज की बाउंड्री ले ली, उसके आधार पर बाकी चारों कोनों मतलब उसको हमने उस पर लोकेट कर दिया उसको। क्योंकि नक्शा ये जब तक उस जगह में फिक्स नहीं हुआ, लोकेट नहीं हुआ, जब तक कैसे उसको हम बना पाएंगे। सबसे पहले आपने उसको जब उस पर बना दिया, उसके बाद हम उसकी डिजिटल बाउंड्री ऐसे ड्रॉ करते हैं। फिर वो सॉफ्टवेयर से उसके डिजिटल एरिया निकल आता है, जो हमारा जो नक्शे पर जो एरिया रहता है, जिसको हम मतलब एक्चुअली ट्रीट करते हैं, जो ग्राउंड पे अवेलेबल है, वो अपना होता है डिजिटाइज एरिया। नोटिफाइड एरिया डिजिटाइज एरिया में अंतर अक्सर आता है, 1%, 2%, 5% का अंतर है। वो चूंकि ये हाथ का नक्शा था और अब चूंकि वो डिजिटली कन्वर्ट हो जाता है, उतना डिफरेंस उसमें आता है। अब वो भोपाल से सर्कुलर में उसको एक्सेप्ट भी किया कि नहीं, मूल रूप से बनखंड का शेप नहीं बदलना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये ऐसे उठ रहा है तो आप उसको नीचे कर दो, शेप वही रहेगा, एरिया भले ही बदल जाए। तो ये उसके आधार पर इसको हम नक्शे को बनाते हैं। फिर इसमें हम कंपार्टमेंट की लाइन डालते हैं, कंपार्टमेंट काटते हैं इसके अंदर, उसके बाद फिर स्टॉक चढ़ाते हैं, फिर अपना वर्किंग सर्किल, कूप, ये सारी प्रक्रिया इसमें चलती है। एक छोटा सा मैं इसमें बता देता हूँ आपको। ऊपर ये नदी आ गई, नीचे खसरे हुआ है बिल्कुल, इसमें रेवेन्यू खसरे हुआ है ये बीच में। अब हमने इसको ड्रॉ किया, बात हो गई नक्शे बनने की, सबसे पहले हमारा बनखंड बन गया। अब हमने इसके बाद इसमें कंपार्टमेंट काटे, ये हमने कंपार्टमेंट काटे। इसमें कंपार्टमेंट भी हमने, आपने देखा होगा पिछले नक्शे में और शिवपुरी वन मंडल वालों को पता होगा कि पिछली बार की कंपार्टमेंट बाउंड्री, इस बार की कंपार्टमेंट बाउंड्री में अंतर आया है। तो वो इसलिए आया क्योंकि डी के अग्रवाल साहब ने ये बोला था कि कंपार्टमेंट बिल्कुल नेचुरल फीचर्स होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी आपको नाला, रोड, नदी कुछ भी दिख रहा हो, आप उससे ही बनाएंगे। और पिछली बार के नक्शों में वो ऐसा नहीं था, सीधी सीधी लाइन डाली हुई थी वो सब। तो इस बार ज्यादातर पूरे, अब इसको अगर ऐसे नक्शे को आप गूगल पे खोलोगे, थोड़ा जूम करके गूगल अर्थ पे या अपने मैप आई ना किसी पे देखोगे, तो कंपाउंड बाउंड्री के नीचे आपको कोई ना कोई नेचुरल फीचर जरूर दिखेगा, आपको नदी नाला कुछ ना कुछ दिखेगा उससे, क्योंकि इसका शेप ही समझ में आ रहा है कि ये उसी तरह से नाले के शेप में ऐसे ही बनाया गया। अब ये होने के बाद हम इसमें जो स्टॉक मैपिंग करते हैं, इसमें स्टॉक चढ़ाते हैं सर, जो बहुत मतलब बारीकी का काम रहता है। इसमें क्या करते हैं,
सबसे पहले जैसे बनखंड बनाया, ये पॉलीगन है ना। इस पॉलीगन को हमने अलग अलग कंपार्टमेंट टुकड़ों में काट दिया पॉलीगन को। तो काटने से क्या है, एरिया जैसे 5 हिस्सों में काटा तो 5 हिस्सों का टोटल वो मैच करेगा, कहीं भी उसमें एरर नहीं आएगी, मतलब कि ब्लॉक के एरिया अलग है, कंपार्टमेंट का टोटल एरिया अलग आ रहा है। उसके बाद इसी तरह से हम हर कंपार्टमेंट में छोटे छोटे पॉलीगन काटते हैं वन प्रकार में। जैसे ये एक प्लांटेशन दिया हुआ है ऑरेंज कलर से, है ना। ये आपको बताऊंगा जैसे अलग अलग कलर का क्या मतलब है। पीले कलर से एरिया दिख रहा है आपको, हरे कलर से, नीले कलर से, ये अलग अलग टाइप का। हमारे एक कंपार्टमेंट में कई तरह की अलग अलग वैरायटी है, यानी कुछ हमारे एरिया अंडर स्टॉक है जिसको हम बिरल वन कहते हैं, 0.4 डेंसिटी का। 0.4 से एबव डेंसिटी का जो जंगल है सघन कैटेगरी में जाता है अपना। और उसका जो कलर है वो उसके पीछे आयु जो होती है, एज, युवा, मध्यम, परिपक्व, उसका कलर होता है ये। और इसके अलावा अगर जैसे बिरल वन है 0.4 से कम डेंसिटी का, तो वो येलो कलर से रहता है, उसमें आयु नहीं पता चलती उसमें, लेकिन सभी जगह लिखी रहती है वो। तो साइड क्वालिटी रहती है आपकी, इसमें लाइंस आती हैं, जो आप लाइन देखते हैं डॉट डॉट करके, ये अपनी रेड लाइन है। तो लाइन का कलर बताता है आपको वन प्रकार, किस प्रकार के जंगल, सागौन वन है, मिश्रित है, साल है, सरकरदई है, ये सब आता है। और लाइन का जो डायरेक्शन है, किस तरह से लाइन है, वो आपकी स्थल गुणवत्ता बताती है। तो इसका डिटेल यहाँ बताता हूँ, ये रहता है हमारा। तो सबसे पहले ऐसे ब्लैंक एरिया आपका लिखा है, इस तरह से डॉट डॉट करके वॉश रहता है वाइट अपना, और BL1, BL2, BL3, BL4 लिखा रहता है ना। तो वो कहाँ रहता है, जहां 0.1 डेंसिटी या उससे कम का जंगल है, उसको हम ब्लैंक कैटेगरी में डालते हैं। उसमें भी 4 कैटेगरी है, BL1, BL2, BL3, BL4, है ना। विथ डीप सॉइल, मतलब गहरी मृदा का जो क्षेत्र होता है उसको हम BL1 में डालते हैं। विथ रूट स्टॉक यानी जड़ भंडार, पर्याप्त जड़ भंडार है, तो हम BL2 में। विथ शैलो सॉइल, उथली मृदा वैसा अपना, तो ये अपना BL3 में। और रॉकी मतलब पथरीला एरिया जो है वो BL4 में आता है, लेकिन डेंसिटी 0.1 या उससे कम होनी चाहिए। यही चीज सेम होती है अंडर स्टॉक में, बाकी कोई अंतर नहीं है, सिर्फ 0.1 से 0.4 तक की डेंसिटी का जंगल होना चाहिए, बाकी सब कुछ वैसा वैसा है। फिर हम उसको US1, US2, US3 और ये येलो कलर से नक्शे पे दिखाते हैं, पीले कलर से। अब चलिए डेंसिटी कैसे निकालते हैं अपन, जो 0.1, 0.2, 0.3, कैसे इसका निर्धारण करते हैं, पता है किसी को? तुमको तो पढ़ाया ही था मैंने शायद। चलो ठीक है। हाँ हाँ, पेड़ की, अपन जैसे उदाहरण के लिए हमने 1 हेक्टेयर का एक प्लॉट बनाया और हम ये देख रहे हैं कि उसमें छांव कितने प्रतिशत उसमें आ रही है। मतलब 0.1 यानी कि आपके 90% धूप आ रही है, उल्टा होता है मतलब इसका। 0.1 का मतलब आपका कम घना एरिया है जिसमें 90% धूप आ रही है, छांव केवल 10% है। हाँ, सूरज के उससे। और यही 0.7 जा रहा है, मतलब कि आपका 70% छाव है, 30% धूप आ रही है। तो ऑब्वियस बात है कि बढ़ते क्रम में घना तो बढ़ रहा है ऐसे में। तो वही है, 0.1 डेंसिटी का जो जंगल है, मतलब वो बिल्कुल ब्लैंक माना गया है। 0.1 से 0.4 डेंसिटी का अंडर स्टॉक, जिसको बिरल वन कहते हैं, और 0.4 के ऊपर अपना सघन वन कहलाता है। अब अपन जो नक्शे में, जैसे आप स्टॉक मैप जो देख रहे थे अलग अलग कलर से, उसमें 4 चीजें होती हैं, 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है वो। उसमें आपको 4 चीजें देखने मिलेंगी। एक तो होती फॉरेस्ट क्लास। फॉरेस्ट क्लास का मतलब हो गया अपना उसका वर्गीकरण, सघन, विरल, रिक्त, अतिक्रमण, वृक्षारोपण क्या है वो, ठीक है। दूसरी चीज हो गई आपकी उसका वन प्रकार, सागौन वन है, सलई वन है, मिश्रित वन है, वो उसका हो गया। तीसरी हो गई आयु, युवा है, मध्यम है, परिपक्व है। चौथा हो गया अपनी स्थल गुणवत्ता। अब ये तो अपन ने देख लिया कि डेंसिटी के आधार पे हम सघन, विरल, मध्यम, परिपक्व की उसका निर्धारण कर देंगे। आयु का निर्धारण कैसे करेंगे कि युवा जंगल है या मध्यम है या परिपक्व है, वो कैसे निकालेंगे उसमें? तो उसमें ऐसा है कि जैसे हमने सर्वे किया, उदाहरण के लिए 1 हेक्टेयर में 100 पेड़ हमने काउंट किए। 100 पेड़ की जब गोशवारा निकाला हमने, तो 61 मतलब 60 सेंटीमीटर गर्थ तक के जितने पेड़ हैं, जीरो से मतलब जीरो से तो लेते नहीं अपन, 11 से 60 तक की कैटेगरी जितने भी बने अपने,
तो वो आप अगर मतलब ये है कि घनत्व जैसे आपने 100 पेड़ों का औसत निकाला अपन ने गोशवारा निकाला, तो जिसका प्रतिशत ज्यादा होगा यानी कि 0 से 60 की संख्या अगर ज्यादा है तो वो युवा युवा जंगल कहलाएगा। अगर वो मध्यम कैटेगरी में परसेंटेज ज्यादा है औसत तो मध्यम कहलाएगा। और परिपक्व अगर पेड़ ज्यादा है यानी कि 120 से ऊपर की गर्थ के अगर पेड़ है, 61 से 120 आपका मध्यम, 120 से ऊपर यानी 121 से ऊपर जो गर्थ मिलेगी वो परिपक्व